नमस्कार। आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष 16 से 31 दिसंबर का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। श्रोताओं, वर्ष 2025 जिसकी शुरुआत आध्यात्मिक समागम महाकुंभ से हुई, जिसने तमाम रिकॉर्ड बनाए, सांस्कृतिक गौरव से भरे इस वर्ष का समापन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की पूर्णता के प्रतीक बने धर्म ध्वजारोहण के ऐसे पुनीत कार्य से हुआ जिसका इंतजार सदियों से था। बीते 11 वर्षों के सेवाकाल में सांस्कृतिक विरासत का पुनरुत्थान समग्र विकास का माध्यम बना है और 140 करोड़ नागरिक इसके साक्षी बने हैं। सांस्कृतिक विरासत पर गर्व का अमिट अध्याय बना वर्ष 2025 का हमारा अंतिम अंक इसी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रयासों को ही समर्पित है, जिसकी जानकारी आपको पिछले सप्ताह के कार्यक्रम में विस्तार से दी गई। इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में धारावाहिक के माध्यम से रामायण की कहानी घर घर तक पहुंचाने वाले रामानंद सागर संविधान दिवस, 4 श्रम संहिता के लागू होने, G20, इफ्फी, परमाणु ऊर्जा पर विशेष सामग्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही पत्रिका के इनसाइड पेज पर मन की बात और बैक कवर पर सुशासन दिवस पर विशेष सामग्री को समाहित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट REPM की मैन्युफैक्चरिंग का भारत में पहला इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बनाने की एक योजना को मंजूरी दी। REPM का ये इकोसिस्टम भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और डिफेंस एप्लीकेशन के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगा। इससे युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे। इस विशिष्ट पहल का उद्देश्य भारत में प्रति वर्ष 6,000 मीट्रिक टन एकीकृत REPM विनिर्माण क्षमता स्थापित करना है। ये निर्णय नवीकरणीय ऊर्जा, ई-मोबिलिटी, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में भारत की राष्ट्रीय क्षमता को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा। उच्च तकनीकी विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। भारत वैश्विक REPM बाजार में प्रमुख विनिर्माणकर्ता देश के रूप में स्थापित होगा। योजना की कुल अवधि कार्य सौंपे जाने की तिथि से 7 वर्ष की होगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना चरण 2 और रेलवे की 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी है। महाराष्ट्र और गुजरात के 4 जिलों को कवर करने वाले 2 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय से रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होगी। गतिशीलता, परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता बढ़ेगी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता में भी सुधार होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय पत्रिका में पढ़े जा सकते हैं। वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर भारत सभी क्षेत्रों में आमूल चूल परिवर्तन के साथ अथक परिश्रम कर रहा है। किसी भी राष्ट्र के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। इसलिए प्रत्येक वर्ष होने वाला DGP कॉन्फ्रेंस बदलते दौर में तकनीक के जरिए पुलिस प्रशासन को और चुस्त दुरुस्त करने के साथ साथ भविष्य की तकनीकों को जमीनी स्तर की पुलिस आवश्यकता के अनुरूप ढालने का मंच बना। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च करने का ऐलान किया, ताकि दुश्मनों के किसी भी हमले से राष्ट्र को सुरक्षित रखा जा सके। इसी तरह घरेलू मोर्चे पर निरंतर सुरक्षा बंदोबस्त को सशक्त किया जा रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस सम्मेलन का विषय था विकसित भारत सुरक्षा आयाम। इसका आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होना एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि भारत ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। इस सम्मेलन में अब तक पुलिस की चुनौतियों से निपटने की प्रगति की समीक्षा हुई, तो सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए एक दूरदर्शी रोड मैप तैयार किया गया। सम्मेलन के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासकर युवाओं के बीच पुलिस के प्रति जनता की धारणा बदलने की तत्काल जरूरत पर बल दिया, जिसके लिए दक्षता, संवेदनशीलता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने शहरी पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने,
पर्यटक पुलिस को फिर से सक्रिय करने और औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानूनों के स्थान पर लागू किए गए नए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डीजीपी कॉन्फ्रेंस की विस्तृत जानकारी पत्रिका में शामिल है। भारत का एविएशन और शिपिंग सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में इसके लिए मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल एमआरओ सुविधाओं की जरूरत भी बढ़ रही है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में सैफरॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। देश का 85% मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल एमआरओ का काम देश के बाहर होता है। इससे समय और पैसे अधिक खर्च होते हैं। यही नहीं, एयरक्राफ्ट को भी लंबे समय तक उड़ान सेवा से बाहर रहना पड़ता है। ये स्थिति भारत जैसे विशाल एविएशन मार्केट के लिए ठीक नहीं है। यही वजह है कि भारत अब शिपिंग के साथ साथ एविएशन से जुड़े एमआरओ सिस्टम पर भी काम कर रहा है। सैफरॉन की ग्लोबल ट्रेनिंग, नॉलेज ट्रांसफर और भारतीय संस्थान के साथ साझेदारी की है। इससे देश में ऐसे वर्कफोर्स तैयार होंगी जो आने वाले वर्षों में पूरे एमआरओ इकोसिस्टम को नई गति और दिशा देगी। इस सुविधा से देश के दक्षिण भारत के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक अवसर बनेंगे। आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़े डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में शामिल है। भारत में हवाई यात्रा की मांग लगातार बढ़ रही है। इसलिए देश के एयरलाइंस लगातार अपने एक्टिव फ्लीट को बढ़ा रहे हैं। भारत की एयरलाइन कंपनियों ने 1500 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए हैं। ऐसे में आने वाले समय में एमआरओ का इकोसिस्टम और अधिक मजबूत होगा। पीएम मोदी ने सैफरॉन की टीम से भारत में एयरक्राफ्ट इंजन और कंपोनेंट डिजाइन की संभावनाओं को भी तलाशने का आग्रह किया है। सैफरॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज केंद्र के उद्घाटन की सभी जानकारी पत्रिका पढ़कर ली जा सकती है। वैश्विक उपग्रह प्रक्षेपण पारिस्थितिकी तंत्र में अग्रणी भारत अब निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में एक रणनीतिक महाशक्ति के रूप में पहचाना जाने लगा है। अंतरिक्ष को निजी क्षेत्र के लिए खोले जाने से युवाओं को सबसे अधिक अवसर मिल रहे हैं। वहीं जेन जी आज हर क्षेत्र में नए समाधान भी दे रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्काई रूट इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया तो उनके पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का अनावरण भी किया, जो भारत की अंतरिक्ष की विकास यात्रा को दर्शाता है। देश में आज 300 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप भारत के अंतरिक्ष भविष्य को नई उम्मीदें दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह में कहा कि आज का कार्यक्रम इस बात का प्रतिबिंब है कि आने वाले समय में भारत वैश्विक उपग्रह प्रक्षेपण इकोसिस्टम में कैसे एक अग्रणी देश के रूप में उभरेगा। स्काई रूट इन्फिनिटी कैंपस के उद्घाटन समारोह की विस्तृत जानकारी पत्रिका में शामिल है। नेचुरल फार्मिंग भारत का अपना स्वदेशी विचार है। ये हमने कहीं से इंपोर्ट नहीं किया है। ये हमारी परंपरा से जन्मा है, हमारे पर्यावरण के अनुकूल है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द प्राकृतिक खेती के नए युग का संदेश है। इस मंच से पीएम मोदी ने 1 एकड़ 1 सीजन का मंत्र दिया ताकि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन में किसानों की भागीदारी बढ़े। भारत की अर्थव्यवस्था और संस्कृति की आत्मा में कृषि एवं किसान बसे हैं। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 17% का योगदान ही नहीं बल्कि देश के 60% से अधिक लोगों को रोजगार भी देती है। केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत के नवंबर 2025 में 1 साल हो गए। इस दौरान करीब 5.5 लाख किसान इस मिशन से जुड़ चुके हैं। साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत नेचुरल फार्मिंग का ग्लोबल हब बनने के रास्ते पर है। हमारा बायोडायवर्सिटी एक नया आकार ले रही है। देश के युवा भी अब कृषि को एक मॉडर्न और स्केलेबल अवसर के रूप में देख रहे हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को इन्हीं किसानों के योगदान को उत्सव के रूप में हर साल मनाया जाता है। कृषि और किसान पर विशेष रिपोर्ट पत्रिका में शामिल है। प्राकृतिक खेती के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी आह्वान करते हैं। साथियों, विकसित भारत के लिए एक फ्यूचरिस्टिक एग्रीकल्चर इकोसिस्टम बनाने के लिए हम सभी को
एक साथ मिलकर काम करना होगा। मैं देश भर के मेरे किसान भाई बहनों को, तमिलनाडु के मेरे किसान साथियों से कहूंगा कि आप 1 एकड़ 1 सीजन से शुरुआत करें। यानी आप एक सीजन में 1 एकड़ भूमि पर अपने खेत में 1 एकड़ एक कोने में नेचुरल फार्मिंग करके देखें। वहां से जो नतीजे मिलेंगे उनके आधार पर आप दूसरे साल और ज्यादा करें, तीसरे साल और ज्यादा करें और आप आगे बढ़े। मैं सभी साइंटिस्ट और रिसर्च इंस्टीट्यूशन से भी आग्रह करूंगा कि नेचुरल फार्मिंग को एग्रीकल्चर करिकुलम का मुख्य हिस्सा बनाएं। आप गांव में जाकर किसानों के खेत को अपनी लैब बनाएं। हमें हर हाल में नेचुरल फार्मिंग को साइंस बैक्ड मूवमेंट बनाना होगा। गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी में कई नई पहल शामिल की गई जो नवाचार तथा समावेशिता को दर्शाती हैं। महोत्सव का उद्देश्य उभरते फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करना और उन्हें अपने हुनर को प्रदर्शित करने का मंच उपलब्ध कराना था। युवा प्रतिभाओं को अपनी रचनात्मकता दिखाने, विचार साझा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान पाने का अवसर प्रदान किया। गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में 28 नवंबर को संपन्न हुए 56वें इफ्फी की सिनेमाई रोशनी युगों युगों तक रोशन रहेगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माण और फिल्म देखने वाले दर्शकों का देश है। भारतीय सिनेमा वैश्विक स्तर पर एक मजबूत प्रभाव डाल रहा है और 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इसकी महत्वपूर्ण कड़ी है। इफ्फी के 9 दिवसीय फिल्म महोत्सव कार्यक्रम में दमदार कहानियों और जीवंत प्रदर्शन ने सिल्वर स्क्रीन तथा मंचों को अपनी कला से जगमगाया। इससे दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए और कला के लिए वैश्विक भावना भी देखने को मिली। इस वर्ष के महोत्सव में गुरुदत्त, राज खोसला, ऋत्विक घटक, भूपेन हजारिका, पी भानुमति, सलिल चौधरी और के वैकुंठ जैसी महान फिल्मी हस्तियों की जन्म शताब्दी मनाई गई। वेव्स फिल्म बाजार ने उभरते फिल्म निर्माताओं के लिए 1050 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया, जबकि 125 युवा प्रतिभाओं ने CMOT कार्यक्रम में भाग लिया जो नए रचनाकारों को पोषित करने के लिए इफ्फी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इफ्फी के इतिहास में पहली बार महिलाओं द्वारा निर्देशित 50 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। भारतीय सिनेमा में 50 वर्ष पूरे करने वाले महान अभिनेता रजनीकांत को समापन समारोह में विशेष रूप से सम्मानित किया गया। फिल्म जगत के ही-मैन के नाम से पहचान रखने वाले अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। 24 नवंबर को उनका निधन हो गया। उनकी अदाएं, सरलता और फिल्मों में दमदार अंदाज को भारत कभी नहीं भूल पाएगा। अपनी बेहतरीन अभिनय से 6 दशक तक करोड़ों देशवासियों के दिल को छूने वाले धर्मेंद्र का निधन भारतीय सिनेमा जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। एक सामान्य परिवार से आकर उन्होंने फिल्म जगत में अपनी अमिट पहचान बनाई। वे उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक रहे जिन्होंने जिस किरदार को छुआ वो जीवंत बन उठा। अपनी इसी कला के माध्यम से उन्होंने हर आयु वर्ग के करोड़ों दर्शकों का दिल जीता। भारतीय सिनेमा की एक बड़ी हस्ती के तौर पर वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो कलाकारों की नई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। साथ ही अपने अभिनय से वे सदैव हमारे बीच भी रहेंगे। पत्रिका के इस अंक में इस महान कलाकार को राष्ट्र की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी दी जाती है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachaar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल NISPIB इंडिया है और इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। श्रोताओं, अब आपकी प्रिय पत्रिका न्यू इंडिया समाचार प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।